हेलो एवरीवन। देखिए, आज फिर से एक बार हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी हायर लेवल के बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिमांड कर्व इज ए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट। ये कैसा क्वेश्चन है? तो ये सही है। इसमें कह रहे हैं इनकम इफेक्ट कहाँ काम करता है, यानी आय प्रभाव कहाँ काम करता है। देखिए, वहाँ काम करता है जहाँ पर हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। तो ये इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जब वस्तु की कीमत गिरने से वास्तविक आय हमारी बढ़ जाती है तब काम करता है। देखिए, प्राइस में राइज होने से तो होगा नहीं, और डिमांड में राइज होने से भी नहीं होगा, और मनी इनकम में भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ए डिमांड कर्व रिग्रेसिव एट द टॉप डेपिक्ट द केस ऑफ ए गुड ऑफ ऑस्टेंशंस मीन्स लग्जरी आइटम। लेकिन नेक्स्ट में पूछ रहे हैं इन्फीरियर गुड के लिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा होता है। तो वो लोअर एंड पे रिग्रेसिव होता है, इस तरह का होता है ना। इसमें पूछ रहे हैं अपवार्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व शोज, यानी डिमांड कर्व अगर इस तरह का भी है या इस तरह का भी है तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में परिवर्तन। उसमें पूछ रहे हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यानी इसी डिमांड पे कभी यहाँ या भी आना। तो ये क्या बताता है कि मांग का विस्तार और संकुचन, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। इनकम क्वांटिटी रिलेशनशिप, यानी कि आय और मात्रा की रिलेशनशिप क्या दिखाती है? ये दिखाती है हमारी इनकम डिमांड कर्व, यानी आय और मात्रा का कर्व, आय और मांग का कर्व। देखिए, पूछ रहे हैं डिमांड कर्व की असम्पशंस, यानी मान्यताएं क्या क्या हैं। तो डिमांड कर्व की असम्पशंस हैं कि कंज्यूमर की जो है वो इनकम, टेस्ट, फैशन, एटीट्यूड, ये सब स्थिर रहते हैं डिमांड कर्व में। इसमें कह रहे हैं कि एक डिमांड कर्व का जो है स्लोप जो है वो कांस्टेंट रह सकता है, मगर इलास्टिसिटी चेंज हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए एक स्लोप है, ठीक है, ये तो हमारी स्थिर है, लेकिन हो सकता है हमारे प्राइस में चेंज आ रहा हो। इसमें पूछ रहे हैं डिमांड कर्व किससे रिलेटेड होता है। तो डिमांड कर्व देखिए प्राइस से रिलेटेड होता है और टाइम पीरियड से होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री इज़ परफेक्टली रिलेवेंट टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स स्केल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो इनकम का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, आय का वितरण है, तो वो कंज्यूमर की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करता है, से भी रिलेटेड रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भाई, हमारी आय ही तो निश्चित करती है हम किस तरह का परफॉर्म करेंगे, मतलब कितना बाज़ार में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना बाज़ार में हम जाएंगे, सामान लेंगे, हमारी आय पर डिपेंड करता है। इसमें कह रहे हैं कि मांग की लोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला है वी कैन टेल विच प्रोडक्ट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर उनकी हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम बता सकते हैं कि किनके निकट स्थानापन्न है। तो ये सही है। प्रोडक्ट सोल्ड विद अदर प्रोडक्ट आर लाइकली टू हैव लेस इलास्टिक डिमांड देन प्रोडक्ट सोल्ड अलोन। मतलब जो प्रोडक्ट साथ में बेचे जाते हैं, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत कम इलास्टिक होती है, यानी बेरोज़गार होती है, उनके मुकाबले जो प्रोडक्ट अकेले बेचे जाते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है हम कह सकते हैं कि नेसेसिटीज़ जो होती हैं, यानी जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनकी बहुत कम लोच होती है। मगर ये कैसे है कि नेसेसिटी जो होती हैं उनकी बहुत लो डिमांड होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि उन पे हमारी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च होता है और वो हमें बहुत आवश्यक हैं, तो उनके लिए हमें लेना ही लेना है, चाहे उनके प्राइस कुछ भी रहें। तो ये भी सही है। तो यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। मार्केट डिमांड यानी बाजार मांग किसका फंक्शन होती है? प्राइस पर यूनिट ऑफ द गुड, प्राइस पर यूनिट ऑफ अदर गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो यानी कि सभी सही हैं हमारे। दो गुड हैं एक्स और वाई, और इनकी जो आड़ी लोच है, क्रॉस इलास्टिसिटी है एक एक्स की डिमांड की प्राइस वाई के लेकर, तो ये 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि
कम लोचदार है। तो ये कैसे हैं, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है, यानी निकट स्थानापन्न है। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवार्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, जो हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए एक्टिविटी की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंजम्पशन यानी उपभोग। गुड्स अदर देन फ्री गुड विच व्हेन यूज डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स इज कॉल्ड। ऐसी वस्तुएं, मतलब फ्री वस्तुओं से अलावा वस्तुएं जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ना तो प्रोड्यूसर गुड कहते हैं, ना फ्री कहते हैं, ना इंटरमीडिएट, उन्हें नॉर्मल गुड्स कहते हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन है इसका आंसर। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज द डेफिनेशन ऑफ, मतलब किसी वस्तु की इच्छा पूरी करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, यही प्रोडक्शन होता है। देखिए हर वस्तु में यूटिलिटी होती है, लेकिन उसको इस लायक बनाना कि वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करेगी, इसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमारा ना तो हिक्स ने दिया, ना कीन्स ने, ना मिल ने, ना पीगू ने, ये दिया है मार्शल ने। एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज़, जब टोटल यूटिलिटी में भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक कंज्यूमर का, इसको क्या कहते हैं? इसको डिमांड कर्व कहते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, यानी जब एम यू ज़ीरो होती है, तो हमारी टी यू मैक्सिमम होती है। देखिए ऐसे ग्राफ चलता है, तो यहाँ पर देखिए हमारी टी यू जब मैक्सिमम है, तो यहाँ हमारी मार्जिनल जो है वो एक्स एक्सिस से लग जाती है, यहाँ ज़ीरो होती है, ये यहाँ मैक्सिमम है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा कर्व है ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस पर, तो वो क्या क्या मेज़र करते हैं? जैसे कि देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या क्या दिखाते हैं हम? तो यहाँ पर देखिए हमारा यूनिट दिखाते हैं कमोडिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी दिखाते हैं। देखिए एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस वाई एक्स बोथ विल बी ज़ीरो, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ज़ीरो होगी जब वो कमोडिटी कैसे होंगे? जब वो कॉम्प्लीमेंट होंगे परफेक्ट। जैसे कि देखिए हमारे बैट और बॉल हैं जो कॉम्प्लीमेंट हैं, उनके लिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं है, उनको चेंज ही नहीं कर सकते हम, तो वो एक दूसरे के पूर्ण पूरक हैं। विद द हेल्प ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व, जब हम घटती सीमांत उपयोगिता और तटस्थता वक्र को एक साथ हम लेके चलते हैं तो हम सेम निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं, सेम कंक्लूजन। इसमें कह रहे हैं कि वी आर नॉट मच बेटर ऑफ व्हेन ड्राइंग प्योरली इमेजिनरी इंडिफरेंस कर्व दैट वी आर व्हेन स्पीकिंग ऑफ प्योरली इमेजिनरी यूटिलिटी फंक्शन। ये कह रहे हैं कि जब हम पूरी तरह से काल्पनिक उपयोगिता फंक्शन की बात करते हैं और प्योरली हम इमेजिनरी तटस्थ वक्र की बात करते हैं, तो हम ज़्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है शुम्पीटर ने। तो देखिए शुम्पीटर इसका राइट आंसर है। जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ाता है, तो जो टोटल यूटिलिटी से मिलती है उसे बढ़ती हुई मिलती है उपयोगिता, लेकिन वो घटती हुई दर पे मिलती है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, यानी एक परिकल्पना है। ये देखिए चार्ट दे रखे हैं हमें लॉ, इनमें से कौन सा ऑड है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व। देखिए ये तीनों तो सेम है, लेकिन जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये प्रोडक्शन के लिए है, तो ये जो हमारा घटते प्रतिफल का नियम है और ये सब अलग अलग आते हैं, तो ये हमारा अलग है इनसे, बाकी सब सेम है। इसमें पूछ रहे हैं कि यूटिलिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए मनोवैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और ये सभी डिफरेंट होता है सभी कंज्यूमर के लिए, और ये वाइंड सेटिस्फाइंग पावर है। तो ये इसका 2, 3, 4 हमारा सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और देखिए ये भी गलत है, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फॉर ऑल इट्स कंज्यूमर, यानी कि सभी कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए डायमंड वाटर पैराडॉक्स, यानी हीरा पानी विरोधाभास है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो कर्व जो पहले तो ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व है हमारा,
देखिए ऐसे चलता है ना, तो ये नीचे की तरफ आता है। देखिए कई सारी मार्जिनल यूटिलिटी इन्होंने प्लस करी हुई हैं, तो ये क्या बताते हैं, ये टोटल यूटिलिटी बताते हैं हमारी। देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, पहले टोटल यूटिलिटी है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये देखिए सम सीमांत उपयोगिता है। तो इसमें बता रहे हैं टोटल यूटिलिटी कैसी होती है। टोटल यूटिलिटी हमारी कैसी होती है, ये हमारी देखिए कॉनकेव होती है एक्स एक्सिस पर, ऐसे ही बनती है ना ये। और उसके बाद हमारी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, ये फॉलिंग होती है। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कैसा होता है हमारा, ये होता है हमारा MU पर यू रुपीज स्पेंट ऑन एक्स एंड वाई कमोडिटीज़। देखिए फर्स्ट का B है, सेकंड का A है, थर्ड का D है। ठीक है, देखिए ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल ये इससे मैच कर रहा है D से। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट कैसा होता है, देखिए नॉर्मल गुड के लिए इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए सैमुलेशन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड क्या है, तो प्रकट अधिमान सिद्धांत यानी रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी एक एजम्पशन नहीं है सीमांत उपयोगिता की, यानी कि क्रमवाचक जो उपयोगिता सिद्धांत है, तो ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज एन एजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इज एन एनालिसिस, वो क्या है, सीमांत उपयोगिता का। मार्जिनल यूटिलिटी जब टोटल यूटिलिटी में हम ऐड करते जाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सीमांत। पुट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से कौन सा लॉ आया है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पुराना हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, उसके बाद हमारा इंडिफरेंस कर्व आया है, देखिए हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया है, उसके बाद हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत आया है, और सबसे लास्ट हमारा आया है समसीमांत उपयोगिता नियम। तो इस तरह से हमारा B ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑन कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड एंड सर्विस इज यूज्ड इन, मतलब जो हमारा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो उसका मतलब ऑप्टिमम यानी कि जितना भी होना चाहिए था उचित उसका एलोकेशन हुआ है, तो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, समसीमांत उपयोगिता का नियम। जो इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी है ये और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ यूटिलिटी एंड डिमांड, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, इंडिफरेंस नहीं है, उदासीनता नहीं है। देखिए मैचिंग करने को है, सबसे पहला है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पीछे ही देखा है, तो ऑप्टिमम एलोकेशन है। कंज्यूमर सरप्लस हमें कहाँ से बताते हैं, जो टैक्स पॉलिसी होती है वो बताती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड, मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी TU n-1 इससे बताता है। देखिए इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C, फोर का D, ठीक है ना, तो हमारा जो है ये C इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें भी मैचिंग है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है हमारा, जहाँ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है, यानी फर्स्ट का हमारा ये E है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कहाँ होती है, TU n-1 ये होती है, यानी D। और देखिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कहाँ होती है, देखिए यहाँ पर, जहाँ सबकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल है, किसके, प्राइस के इक्वल है। और कंज्यूमर की सरप्लस कहाँ होती है हमारी, कंज्यूमर की सरप्लस होती है TU से मार्जिनल यूटिलिटी को हम माइनस कर देते हैं, वहाँ हमारी होती है। तो हमारा जो B ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। देखिए फिगर दे रखी है जहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी है, तो इसमें पूछ रहे हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहाँ है।
पूर्ण तृप्ति का बिंदु देखिए हमारा ये वाला है, आर है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि जब इस पर टी यू बनाएगी ना तो टी यू जो इस पर होती है वो मैक्सिमम होती है, इसे ही पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। देखिए इस पर पूछ रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, वो कहाँ है, तो देखिए आर बिंदु पर है। यहीं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव होती चली जा रही है, तो यहाँ जीरो है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा ऑड है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु या फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्सिस को काट रही है। ये सब सेम है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो अलग है। देखिए जब यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं ना हम, तो ये वाला बिंदु मोड़ का जो बिंदु आता है इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ऑड है, बाकी सब सेम चीज़ें दिखा रहे हैं। एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब वो अपनी इनकम को प्रिंसिपल ऑफ इक्विली मार्जिनल यूटिलिटी यानी समसीमांत उपयोगिता के नियम के अकॉर्डिंग खर्च करता है, तब वो संतुलन में होता है। द वे इन विच रैशनल कंज्यूमर एलोकेट देयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड सर्विस बेस्ट डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछ रहे हैं कि जो ये फिगर में जो पोर्शन है ARP जो शेडेड पोर्शन है, ये कंज्यूमर के सरप्लस को बता रहा है। तो OX और OY एक्सिस पे क्या होगा, देखिए यहाँ तो क्वांटिटी रहेगी, यहाँ प्राइस रहेगा, तो हमारा जो इसका ऑप्शन है वो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्वांटिटी है और यहाँ पर इसका प्राइस है या फिर यूटिलिटी है, ठीक है, या तो प्राइस है या यूटिलिटी है। देखिए कंज्यूमर के सरप्लस को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, बायर, कंज्यूमर कहें बायर कहें एक ही बात है, क्योंकि देखिए कंज्यूम करना और बायर मतलब ख़रीदना, ये है कि मान लीजिए कोई बाई कर रहा है, ज़रूरी नहीं वो कंज्यूम करे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल नहीं कहेंगे, सरप्लस वैल्यू नहीं करेंगे, इनडिफरेंस नहीं करेंगे, तो यही नाम हमारा सही है। देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी हैविंग कंज्यूमर सरप्लस, देखिए साल्ट है, नमक के लिए हम बहुत कुछ देने को तैयार हो जाते हैं लेकिन हमें बहुत कम कीमत पर मिल जाता है, और कंज्यूमर सरप्लस यही तो होती है कि जो हम देना चाहते हैं और वास्तव में जो हम देते हैं उसका अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। बायर की सरप्लस मैक्सिमम कहाँ होती है, देखिए नेसेसिटीज़ में ही होती है, ठीक है ना। देखिए कंज्यूमर की सरप्लस कहाँ हेल्पफुल है, टैक्स पॉलिसी में, हमने पीछे भी देखा है कि टैक्स बनाने में जब बनाए जाते हैं तो कंज्यूमर की सरप्लस का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। कंज्यूमर के सरप्लस का मीन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल, मतलब जो हम दे सकते हैं और जो हम देते हैं उनका डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये स्टेटमेंट सही है, यानी जो उपभोक्ता की बचत है वो घटती हुई सीमांत उपयोगिता पर निर्भर होता है, जैसे जैसे हमारी उपयोगिता कम होती जाती है हम उसके लिए कम देने को तैयार होते हैं, और जब हमारी उपयोगिता ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा देने को तैयार होते हैं। देखिए इसमें से ऑड हमें चुनना है, समसीमांत उपयोगिता का नियम, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर सरप्लस, बायर सरप्लस, ये सब रिलेटेड हैं, लेकिन देखिए ये उत्पादन में आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो यही ऑड है हमारा। ये कह रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो तीनों कमोडिटी को कैसे करेगा, तो देखिए जब तीनों की सेम होगी, एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, एम यू ऑफ जेड प्राइस ऑफ जेड, ये इक्वल हैं इसके, ठीक है ना, तो इसीलिए तब इसको यूज़ करेगा। ये भी गलत है, और देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। If the MU of last unit X consumed is twice the MU of last unit of Y consume the consumer in equilibrium only if, अगर जो हमने X यूनिट कंज्यूम करी है वो 2 बार हमने देखा है उसकी MU को, तो जो Y कंज्यूम कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब प्राइस ऑफ X इज़ ट्वाइस द प्राइस ऑफ Y, क्योंकि X को 2 बार यूज़ कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम में आने का ये है कि जब उसका प्राइस भी दुगना होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर जो एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई ये इंडिविजुअल का ग्रेटर है और किसके लिए, बी इंडिविजुअल से, तो ये पॉसिबल है कि जो इंडिविजुअल ए है इसको गेन मिल रहा है, कैसे मिलेगा, जब ये वाई को दे देगा एक्सचेंज में, है ना, वाई को मतलब वाई देगा एक्सचेंज में एक्स से ज़्यादा, तब ये गेन में आ जाएगा,
यानी लाभ में आ जाए। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड हैज़ बीन शोन बाई एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कैसे दिखाया है कि उपयोगिता मांग से संबंधित होती है? उन्होंने देखिए हीरा पानी विरोधाभास डायमंड वाटर पैराडॉक्स से बताया है। कंज्यूमर की सरप्लस किसके द्वारा मेज़र की जाती है? तो कंज्यूमर की सरप्लस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यानी सीमांत उपयोगिता वक्र के द्वारा बताई जाती है। कंज्यूमर दो कमोडिटी बाई कर रहा है एक्स और वाई, तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो वो इक्विलिब्रियम में जब होगा जब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई क्या रहेगा? एम यू, यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर रहेगा दोनों का प्राइस। Who demonstrate the abnormal shape of demand curve for diamond through the doctrine of conspicuous consumption? तो ये किसने बताया? वेवलेन ने, है ना। वेवलेन गुड्स होते हैं ना, तो मतलब वेवलेन गुड्स जो हमारे लग्जरी आइटम हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, उनके लिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो अलग तरीके का होता है। What was Robert Giffin observation in relating to price and quantity demanded? रॉबर्ट गिफिन की ऑब्जर्वेशन क्या थी? ए कमोडिटी हुज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वेरी इन सेम डायरेक्शन। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जाते हैं। नॉर्मल गुड्स के लिए अपोजिट में जाते हैं। प्राइस बढ़ता है तो मांग घटती है, लेकिन जो गिफिन वस्तुएं होती हैं इनका अगर प्राइस घटता है तो कीमत भी घटती है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो इनकी कीमत प्राइस बढ़ता है तो इनकी मांग भी बढ़ती। प्राइस बढ़ता है तो इनकी मांग भी बढ़ती है, और अगर इनके प्राइस कम होता है तो इनकी मांग भी कम होती है। तो ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यही गिफिन गुड्स होते हैं। सेम क्वेश्चन है, गुड्स हुज क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप ए प्राइस इंक्रीज, तो वो गिफिन गुड होते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे मांग कम होती है। वाइल ड्राइंग द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस मेजर क्या बताते हैं? वही है। एक्स एक्सिस पे क्या बताएंगे? हमारे क्वांटिटी। यहाँ पर या तो प्राइस रहेगा या फिर यूटिलिटी रहेगा। देखिए इसमें मैच करवा रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, हिक्स हेलन अप्रोच और कंज्यूमर अप्रोच। देखिए जो हमारा कार्डिनल अप्रोच है वो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी से संबंधित है, ठीक है। और जो देखिए हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है वो हमारा रिवेल्ड प्रीफरेंस थ्योरी यानी क्रमवाचक जो होता है हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत उससे संबंधित है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए हिक्स हेलन अप्रोच जो है वो हमारी वो इंडिफरेंस कर्व है, इन्होंने दिए थे ना तटस्थता वक्र हमारे। और देखिए कंज्यूमर अप्रोच जो है वो हमारी कंज्यूमर की बचत, ये हमारी किसने दी थी? ये हमारी अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। देखिए इसके हिसाब से हमारा देखिए जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। द प्लेजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एडिशनल अमाउंट कंज्यूम्ड सेम कमोडिटी डिमिनिशिंग यूटिलिटीज को इसे गॉसन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। गॉसन का प्रथम नियम होता है ये। गॉसन का सेकंड लॉ क्या बताता है? गॉसन का सेकंड लॉ हमारा बताता है कि जब एक पर्सन अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर देता है और उसे जो टोटल प्लेजर मिलता है वो केवल क्या होता है? जो लास्ट आइटम है, तो जो लास्ट कमोडिटी है उसके से वो जो सेम रहता है। यानी कि जब एक आदमी अपनी पूरी इनकम को ख़त्म कर देता है बहुत ज़्यादा सुख पाने के लिए, कुल सुख पाने के लिए, तो उसे वो जब मिलता है जब उसका जो लास्ट आइटम उसने पैसा खर्च किया होता है वो सेम होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कंज्यूमर की जो सरप्लस है वो किसके इक्वल है? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस लॉस ऑफ यूटिलिटी, यानी जितनी हम उपयोगिता की उम्मीद कर रहे थे उससे हमारी जितनी उपयोगिता कम है उसको माइनस कर देते हैं, तब हमारी बचत निकल कर आती है। वाइल एनालाइजिंग मार्शल मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वन एज्यूम, जब कोई मार्शल के तरीके से कंज्यूमर की सरप्लस को निकालता है तो वो मानता है कि परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो किस पर बेस है? तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हमारा
द कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हमारा लिक्विड मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज्ड दैट इट एक्सप्लेन टू लिटिल अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। क्रिटिसिज्म, दिस इज एन अनसाइंटिफिक क्रिटिसिज्म, दिस इज फर्स्ट क्रिटिसिज्म एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखिए यही वाला हमारा सही है कि ये बिल्कुल सही है, कम बताता है, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो देखिए ये हमारा एक पार्ट और ख़त्म हो गया है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर विज़िट करिए, काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।